दोस्तों 3 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर है हिंदी विषय का। तो हिंदी विषय के वार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काव्यखंड के महत्वपूर्ण 2 अंकी प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम इस चैनल पर सभी विषय की आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थ में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर दोस्तों, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक, उन्होंने इसके समर्थ में अनेक तर्क दिए हैं। पहला है दोस्तों, संसार में सब जगह एक पवन और एक ही जल है। दूसरा, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। तीसरा, एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हैं। नेक्स्ट, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। नेक्स्ट है दोस्त चौथा, मूर्ख व्यक्ति ही ईश्वर के विभिन्न रूप का कथन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार ब्रह आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः कबीर स्वयं को दीवाना कहता है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? पहला उत्तर दोस्तों, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उसका रूप मन को मोहने वाला है, पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित रहता है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उसकी दासी मानती है। नेक्स्ट, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? उत्तर, बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहन के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। नेक्स्ट, पिता के व्यक्तित्व किस विशेषताओं को उकेरा गया है? उत्तर, घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया। पहली, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे में उन्हें कभी छुआ तक नहीं। नेक्स्ट, देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पाकर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड करते हैं। नेक्स्ट, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, वे गीता का पाठ करते हैं। सातवां, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं, अपने पांचवें बेटे की याद आने पर उनकी आंखें उभर आती हैं। नेक्स्ट दोस्त छठवां, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों? इसका उत्तर दोस्तों, चंपा निरक्षर है। जब कवि अक्षरों को पढ़ाना शुरू करता है तो चंपा को हैरानी होती है कि इन अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षर व ध्वनि के संबंध को समझ नहीं पाती। उसे नहीं पता कि लिखे हुए अक्षर ध्वनि को व्यक्त करने का ही एक रूप है। नेक्स्ट, उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है कवि जो है? उत्तर है, गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट, आठवें दोस्तों, अपना घर से क्या तात्पर्य से भूलने की बात क्यों कही गई है? दोस्तों ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आठवां, इसे छोड़ दीजिए अब। नेक्स्ट नौवां दोस्तों, ये भी मोस्ट नौवां, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना? कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना। कारण
इनका प्रभाव सीमित होता है, इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। इस प्रक्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ये स्थिति बुरी है, किंतु इन्हें बदला जा सकता है, अतः ये सबसे खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। इसका उत्तर है दोस्तों, बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता की आबो हवा से बचाना जरूरी है। आज शहर जीवन में संग्रह का स्वार्थ की प्रवृत्ति प्रबल है, प्रदूषण व्याप्त है। शहरी जीवन में उमंग, उत्साह, अपनेपन का प्राय अभाव है। बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने पर ही भारत की संस्कृति की रक्षा संभव है। नेक्स्ट दोस्तों, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय? उत्तर, भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड की स्वाभाविक बोली, उसका विशिष्ट उच्चारण। कावित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं की सहेज कर रखें। यदि संथाल परागने में दूसरी भाषा के लोग आकर बसने लगेंगे तो यहाँ की स्थानीय बोली भाषा का लोप हो जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर दोस्तों, भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना व्यक्त है, निराशा में आशा का संचार किया है, भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय मिलता है। रामचरितमानस इस युग की कालजयी कृति है, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। पहला है दोस्तों, गुरु महिमा का गुणगान। इस युग के कवियों ने गुरु को सच्चा मार्गदर्शक बताया है। दूसरा है दोस्तों, मूर्ति रूप प्रदान करना। मूर्ति पूजा का विरोध। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में मूर्ति पूजन का खंडन किया है। निर्गुण ज्ञान मार्गिधा के कवि के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रैदास, कबीर और रैदास हैं। दूसरा प्रश्न 14, सगुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। पहला है सगुण भक्ति धारा में आराध्य के रूप में गुण आकर ही कल्पना अपने अनुभव निरूप कर उसमें अपने बीच व्याप्त देखा गया है। दूसरा, सगुण भक्ति धारा में ब्रह्म के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया है। इसी से विष्णु अथवा ब्रह्मो दो अवतार राम और कृष्ण के उपास जान हृदय से बसने लगे। सगुण भक्ति धारा के कवियों गोस्वामी, तुलसीदास और सूरदास। नेक्स्ट दोस्तों, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहले ही दोस्तों, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुख रूप से रचना हुई है। दूसरा, इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। नायक नायकी वर्णन, नायक के भेद की अधिकता रही। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, दो विशेषताएं पूछेगा, तो आप लोग कर लीजिए इनको। इतनी सारी विशेषताएं हैं जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट दोस्तों 16वां, छायावाद कविता की विशेषताएं लिखिए। पहली दोस्तों, छायावादी कवि में प्रेम और सौंदर्य की विशेष अभिव्यंजना हुई है। दूसरा, इस काव्य में कल्पना तत्व की प्रधानता है। तीसरा, प्राकृतिक को आलमापक रूप में ग्रहण किया गया है। चौथा, नारी के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त हुई है। दोस्तों इसमें से आपको 2-3 लिखना रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो अपने हिसाब से इनको जो ना आपको सरल लगे उसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। पहली दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य में शोषकों के प्रति घृणा और आक्रोश व्यक्त है और शोषितों की प्रति पूर्णता अनुभूति व्याप्त है। दूसरा, इस काव्य में रूढ़ियों एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास किया गया है। तीसरा, इस काव्य
में खूनी क्रांति का आह्वान किया गया है और समानता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, नारी मुक्ति का स्वर मुक्त है। 5वां, वैदिकता की प्रधानता है। 6वां, भाषा सरल सुबोध अलंकृत एवं शैली व्याप्त है। 18वां है दोस्तों, प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताएं लिखिए। पहला है दोस्तों, इस काव्य का दृष्टिकोण अति यथार्थवादी है। इस काव्य में कुंठा, निराश और विद्रोह का स्वर मुखर है। तीसरा, यह कविता आतंकत, स्वच्छंद और उबाऊ है। चौथा, इसमें अति वैदिकता है। 5वां, इस काव्य की भाषा सशक्त, ओजपूर्ण तथा अभिव्यंजन प्रधान है। 6वां, उपमाएं सर्वथा नवीन है। 7वां, व्यंग्यात्मक है। दोस्तों इनमें से आपको कोई 2-3 लिखना पड़ेगा। दो पूछेगा विशेषण, 2 नंबर में आएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। पहला है दोस्तों, नई कविता जीवन में संघर्ष को स्वीकृत करती है। दूसरा, इसमें अनुभूति की सच्चाई। तीसरा, बुद्धि की यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता में लोक जीवन से बिंब, प्रतीकों, शब्दों का उपमानों को चुना गया है। कभी आप दो देश कर लीजिएगा। रहस्यवाद कविता की विशेषता है दोस्तों, मेन नहीं है ना। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी मेन है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों ये। उत्तर इसका, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल में अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें राजाओं के गुणगान, श्रृंगार प्रधान कविताओं की रचना करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में गद्य खंड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।